कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी एक प्रेशर कुकर है और कोई बस लगातार सीटी बजा रहा है। हाँ हाँ, बिल्कुल। सुबह आंख खुलते ही फोन पे नोटिफिकेशंस, फिर ट्रैफिक का शोर, ऑफिस में डेडलाइंस। और इन सब के बीच कोई छोटी सी बात। हाँ, जैसे किसी का एक अजीब सा कमेंट या व्हाट्सएप पर आया एक बिना टोन का मैसेज, और वो हमारे दिमाग में अटक जाता है। और फिर पूरा दिन हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं। बिल्कुल। तो आज हम इसी जाल को समझने की कोशिश करेंगे एक बहुत ही मशहूर गाइड की मदद से। डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ। हाँ, रिचर्ड कार्लसन की बहुत ही कमाल की किताब है। तो आज हम इसके पन्ने पलटेंगे और देखेंगे कि इसमें हमारे लिए क्या खास है। हमारा मकसद सिर्फ इसे समराइज करना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये समझना है कि मन की शांति पाना, खासकर हमारे भारतीय माहौल में, इतना मुश्किल क्यों है और इसे पाया कैसे जा सकता है। बिल्कुल। और ये प्रेशर कुकर वाली बात एकदम सही है। हम अक्सर सोचते हैं कि तनाव किसी बड़ी घटना से आता है। हाँ, जैसे कोई नौकरी चली गई या कोई बड़ा नुकसान हो गया। एग्जैक्टली। लेकिन ये किताब एक बहुत दिलचस्प बात कहती है। ये कहती है कि हमारी जिंदगी का ज्यादातर तनाव इन बड़ी चीजों से नहीं, बल्कि छोटी छोटी बातों के ढेर से आता है। छोटी छोटी बातों के ढेर से। हाँ, सोचिए ना, सुबह आप ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं और तभी आपकी माँ पूछ लेती हैं, नाश्ता करके नहीं जाओगे? बाहर से तो ये एक साधारण सवाल है, लेकिन उस पल में वो एक इल्जाम जैसा लगता है। सही बात है। या कोई दोस्त मजाक में कुछ कह देता है और हम हफ्तों सोचते रहते हैं कि उसका असली मतलब क्या था। हाँ, तो किताब का मूल संदेश यही है कि समस्या असल में घटना नहीं है, बल्कि उस घटना पर हमारी प्रतिक्रिया है। तनाव वो हमारे अंदर पैदा होता है, बाहर से नहीं आता। अच्छा, तो इसका मतलब है कि तनाव एक तरह से एक विकल्प है। ये सुनना थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि जब गुस्सा या चिंता महसूस होती है तो वो बहुत असली लगती है। हाँ, असली तो लगती है। ऐसा नहीं लगता कि हमारे पास कोई चॉइस है? यही तो सारा खेल है। देखिए, ये सचेत विकल्प नहीं है, ये एक स्वचालित प्रक्रिया है, एक आदत। एक आदत। हाँ, सालों से हमने अपने दिमाग को इसी तरह ट्रेन किया है। किसी ने हॉर्न बजाया, हमें गुस्सा आया। बॉस ने ईमेल का जवाब नहीं दिया, हमें चिंता हुई। ये किताब कहती है कि हमें इसी ऑटो पायलट मोड को तोड़ना है। अच्छा। और इसके लिए दो बड़े मानसिक बदलावों की जरूरत है। पहला, ये मानना कि सही होने से ज्यादा जरूरी शांति है। ये गहरा है। और दूसरा, ये समझना कि नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश से ज्यादा कीमती मन का सुकून है। ये दोनों बातें सुनने में आसान लगती हैं, पर असल जिंदगी में इन्हें अपनाना ही सबसे बड़ी चुनौती है। चलिए पहले वाले पॉइंट पर आते हैं। सही होने से ज्यादा जरूरी शांति है। मुझे लगता है ये बात भारतीय परिवारों में कई लोगों को बहुत अपनी सी लगेगी। बिल्कुल लगेगी। हमारे यहाँ तो बहसें कभी खत्म ही नहीं होती, बस अगली बार के लिए टल जाती हैं। हाँ, बिल्कुल। और ज्यादातर समय किसी को ठीक से याद भी नहीं होता कि हुआ क्या था। मुद्दा बस बहस जीतना बन जाता है। हाँ। लेकिन किताब एक सवाल पूछती है, उस बहस को जीतकर आपको क्या मिला? शायद 5 मिनट के लिए आपके अहंकार को संतुष्टि मिली, लेकिन उसकी कीमत क्या चुकाई? घंटों की मानसिक अशांति, खराब रिश्ते और बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर। लेकिन एक मिनट, कुछ हालात ऐसे भी तो होते हैं जहाँ सही होना जरूरी होता है। मान लीजिए ऑफिस में एक प्रोजेक्ट पर आपकी राय सही है और अगर उसे नहीं माना गया तो कंपनी को नुकसान हो सकता है। क्या तब भी चुप हो जाना चाहिए? नहीं, ये एक बहुत जरूरी सवाल है। इसका मतलब निष्क्रिय होना नहीं है। किताब ये नहीं कहती कि गलत हो जाओ, ये कहती है ये साबित करने की जिद छोड़ दो कि तुम सही थे। अच्छा, दोनों में फर्क है? बहुत फर्क है। आप अपनी बात रखिए, पूरे तथ्यों के साथ रखिए, प्रोफेशनल तरीके से रखिए, लेकिन एक बार जब आपने अपनी बात रख दी और फैसला कुछ और हुआ, उसके बाद उस बात को मन से जाने दीजिए। जो तनाव होता है ना, वो मीटिंग के बाद शुरू होता है, जब हम अपने दिमाग में उस बहस को बार बार चलाते हैं। सोचते हैं कि उन्हें मेरी बात क्यों समझ नहीं आई, या मुझे और जोर से बोलना चाहिए था। बिल्कुल। वो ऊर्जा जो हम इस मानसिक रिप्ले में खर्च करते हैं, वो है स्मॉल स्टफ। शांति उस जिद को छोड़ने में है। समझ गया। तो ये जिद असल में हमारे अहंकार से जुड़ी है, जो किताब का दूसरा बड़ा सबक है। हाँ। ऑफिस में किसी और को आपके काम का क्रेडिट मिल गया, अंदर से तो आग लग जाती है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने हमारी पहचान ही छीन ली। और यहाँ पर एक गहरा मनोविज्ञान काम कर रहा है। वो जो आग लगती है, वो सिर्फ क्रेडिट चोरी होने की वजह से नहीं लगती। उसके पीछे गहरा डर होता है, अदृश्य होने का डर। अदृश्य होने का डर। हाँ, ये डर के क्या मेरी मेहनत किसी को दिखी ही नहीं, क्या मेरा यहाँ कोई वजूद ही नहीं है।
अहंकार असल में आत्मविश्वास का उल्टा है। वो एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है। जब हम उस क्रेडिट के लिए अंदर ही अंदर जलते हैं तो हम उस सहकर्मी को नहीं बल्कि खुद को सजा दे रहे होते हैं, उस डर को और मजबूत कर रहे होते हैं। किताब कहती है आपका मूल्य किसी और के सर्टिफिकेट पर निर्भर नहीं करता। और मुझे लगता है कि ये बात सीधे तीसरे सबक से जुड़ती है, जो है अपूर्णता को स्वीकार करना। बिल्कुल। मुझे ये पॉइंट पढ़ते हुए बहुत अपना सा लगा। हमारे समाज में परफेक्ट होने का एक अदृश्य दबाव हमेशा रहता है। परफेक्ट बेटा, परफेक्ट स्टूडेंट, परफेक्ट करियर और फिर एक परफेक्ट परिवार की तस्वीर। ये एक ऐसी दौड़ है जिसका कोई अंत नहीं है। सही कहा। और ये परफेक्शन का बोझ बहुत थका देता है। मेरी एक दोस्त है, वो एक डिनर पार्टी होस्ट करने के लिए हफ्तों से तनाव में थी। अच्छा। घर एकदम बेदाग होना चाहिए, खाना एकदम रेस्टोरेंट जैसा, सब कुछ परफेक्ट। जिस दिन पार्टी थी उस दिन 1 घंटे के लिए बिजली चली गई। अरे, अंत में उन्होंने मोमबत्ती की रोशनी में पिज्जा ऑर्डर करके खाया। बाद में उसने मुझे बताया कि वो उसकी जिंदगी की सबसे अच्छी और आरामदायक पार्टी थी। वाह। कोई दबाव नहीं था, सब हंस रहे थे, बातें कर रहे थे। उस दिन की अपूर्णता ने उसे यादगार बना दिया। किताब यही कहती है, अपूर्णता को स्वीकार करना हार मानना नहीं है, ये वास्तविकता के साथ अपनी लड़ाई खत्म करना है। ये तो बहुत बड़ी बात है। ये मानना कि आप, आपके माता पिता, आपका पार्टनर सब इंसान हैं और गलतियां करेंगे। इसी स्वीकृति से शांति मिलती है। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए एक और सबक है, हर चीज को व्यक्तिगत रूप से लेना बंद करें। कोई आपसे ठीक से बात नहीं करता और हम पूरा दिन सोचते हैं मैंने ऐसा क्या कह दिया। हाँ, मनोवैज्ञानिक इसे स्पॉटलाइट इफेक्ट कहते हैं। हमें लगता है कि दुनिया की सारी स्पॉटलाइट हम पर ही है। हाँ, सब हम ही देख रहे हैं, हमारे बारे में ही सोच रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ज्यादातर लोग अपनी ही फिल्म के हीरो हैं और हम उनकी फिल्म में बस एक बैकग्राउंड कैरेक्टर। हाँ, सही है। हो सकता है जिस व्यक्ति ने आपसे रूखा व्यवहार किया उसका दिन बहुत खराब गुजर रहा हो, या उसकी अपनी कोई निजी परेशानी हो जिसका आपसे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। जब हम ये समझ जाते हैं तो हम दूसरों की भावनाओं का बोझ अपने कंधों पर ढोना बंद कर देते हैं। और ये सीधे तौर पर नियंत्रण छोड़ने वाले सबक से भी जुड़ता है ना? हाँ, बिल्कुल। हम दूसरों की मूड को नियंत्रित नहीं कर सकते तो हम क्यों उसे अपने मूड को नियंत्रित करने दें? भारतीय माता पिता बच्चों के भविष्य को लेकर हमेशा चिंतित रहते हैं। प्रोफेशनल्स हर छोटी चीज की जरूरत से ज्यादा प्लानिंग करते हैं। हम तैयारी करने और नतीजों की गारंटी देने के बीच का फर्क भूल जाते हैं। गारंटी? हाँ, आप एक परीक्षा के लिए तैयारी कर सकते हैं लेकिन आप टॉप करने की गारंटी नहीं दे सकते। ये जो गारंटी की चाह है यही चिंता पैदा करती है। नियंत्रण एक भ्रम है। जीवन अनिश्चित है। जिस पल हम इस अनिश्चितता को, इस नॉट नोइंग को स्वीकार कर लेते हैं, आधी चिंता वहीं खत्म हो जाती है। और शायद इसी वजह से किताब का एक और सबक इतना जरूरी लगता है, खुशी को टालना बंद करें। ओह, ये तो बहुत ही जरूरी है। एक बार प्रमोशन हो जाए फिर आराम करूंगा, बच्चों की शादी हो जाए फिर घूमने जाऊंगा। ये लाइनें तो हमारे घरों में लगभग एक कहावत की तरह हैं। इसे अराइवल फैलेसी कहते हैं। ये गलत धारणा कि किसी मंजिल पर पहुंचने के बाद हम हमेशा के लिए खुश हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। कभी नहीं। एक मंजिल आती है तो दूसरी दिखने लगती है। टाली गई खुशी खोई हुई खुशी है। जीवन उन बड़ी उपलब्धियों के बीच के छोटे छोटे पलों में जिया जा रहा है। सुबह की चाय, किसी दोस्त के साथ हंसी मजाक, कोई अच्छा गाना सुनना, हम उन पलों को भविष्य की चिंता में नजरअंदाज कर देते हैं। ये सारी बातें सुनकर मुझे एक सवाल आ रहा है। ये सारे सिद्धांत सुनने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन इन्हें हमारे भारतीय समाज के संदर्भ में लागू करना कितना मुश्किल है, जहां लोग क्या कहेंगे। शायद हमारा राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, यहाँ तो हमारा आत्ममूल्य ही दूसरों की राय से जुड़ा होता है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। इसीलिए ये गाइड हमारे लिए और भी ज्यादा प्रासंगिक हो जाती है। हमारे समाज में सफलता को अस्थायी और असफलता को सार्वजनिक माना जाता है। सही बात है। आपसे उम्मीदें कभी खत्म नहीं होती। आप 98% मार्क्स लाते हैं तो सवाल उठता है कि 100% क्यों नहीं आए। हाँ, आपकी अच्छी नौकरी लगती है तो सवाल उठता है कि सैलरी कितनी है। बिल्कुल, ये एक अंतहीन प्रदर्शन है। तो ऐसे में मन की शांति पाना तो एक तरह का विद्रोह हुआ। बिल्कुल, भारत में मानसिक शांति पाना एक तरह का विद्रोह है। ये सामाजिक अपेक्षाओं की धारा के खिलाफ तैरने जैसा है।
ये खुद से ये कहने की हिम्मत करना है कि मेरा मूल्य इस बात से तय नहीं होगा कि शर्मा जी का बेटा मुझसे कितना ज्यादा कमाता है। या मेरी खुशी इस बात पर निर्भर नहीं करेगी कि रिश्तेदार मेरे फैसलों के बारे में क्या सोचते हैं। हाँ, ये अपनी कीमत खुद तय करना है और ये एक बहुत साहसी कदम है। तो इस विद्रोह की शुरुआत कैसे की जाए? मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे ये सिर्फ एक किताबी ज्ञान न रहकर हमारी आदत बन जाए? किताब कुछ बहुत ही सरल और व्यवहारिक आदतें सुझाती है, जैसे सुबह की शुरुआत। ओके। ज्यादातर लोग आंख खोलते ही सबसे पहले अपना फोन देखते हैं, ईमेल, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया। हाँ, ये तो है। आपका दिन शुरू होने से पहले ही दुनिया भर का तनाव आपके दिमाग में घुस जाता है। इसकी जगह सुबह के पहले 10 मिनट बिना फोन के गुजारने की कोशिश करें। सिर्फ 10 मिनट? बस शांति से बैठें, एक कप चाय पिएं, गहरी सांस लें। अपने दिन की शुरुआत अपनी शर्तों पर करें, दुनिया की शर्तों पर नहीं। और ऑफिस या काम की जगह के लिए भी कुछ ऐसा ही है। वहां तो तनाव से बचना लगभग नामुमकिन लगता है। वहां के लिए मंत्र है प्रतिक्रिया दें, प्रतिकार नहीं। मतलब रिस्पॉन्ड, डोंट रिएक्ट। इसे थोड़ा समझाइए। मान लीजिए आपके बॉस का एक बहुत सख्त ईमेल आता है। प्रतिकार ये होगा कि आप तुरंत गुस्से या घबराहट में उसका जवाब टाइप करने लगें, जो कि हम अक्सर करते हैं। हाँ, ये एक स्वचालित भावनात्मक प्रतिक्रिया है। प्रतिक्रिया ये होगी कि आप ईमेल पढ़ें, एक कदम पीछे हटे, 5 मिनट का ब्रेक लें और फिर ठंडे दिमाग से सोचें कि इसका सबसे सही जवाब क्या हो सकता है। अच्छा, तो ये उस स्वचालित प्रतिक्रिया और सोचे समझे जवाब के बीच एक छोटा सा पॉज लेने जैसा है। एग्जैक्टली। मनोवैज्ञानिक इसे एमिगडाला हाईजैक से बचना कहते हैं। जब कोई हमें ट्रिगर करता है तो हमारे दिमाग का भावनात्मक हिस्सा तुरंत हावी हो जाता है। लड़ो या भागो वाली स्थिति। हाँ, वो छोटा सा पॉज हमारे दिमाग के तार्किक हिस्से को वापस नियंत्रण लेने का मौका देता है। ये छोटी छोटी आदतें असल में इस पॉज बटन को दबाने की ट्रेनिंग है। और पारिवारिक बातचीत के लिए भी एक सुझाव है। जवाब देने के लिए नहीं, समझने के लिए सुने। ये भी बहुत गहरा है। गहरा है क्योंकि हम अक्सर बहस में सिर्फ अपनी बारी का इंतजार करते हैं। हाँ, बस ये कि मैं कब बोलूंगा। क्योंकि हमारा लक्ष्य अपनी बात साबित करना होता है, सामने वाले को समझना नहीं। जब हम सच में ये सुनने लगते हैं कि सामने वाला क्या कह रहा है और क्यों कह रहा है, तो आधी गलतफहमियां तो वहीं खत्म हो जाती हैं। आप शायद उनसे सहमत न हो, लेकिन आप उन्हें समझ सकते हैं और समझदारी से कनेक्शन बनता है, बहस से नहीं। आखिर में रात को सोने से पहले के लिए भी एक आदत है। हाँ, और ये बहुत शक्तिशाली है। सोने से पहले बस खुद से पूछें, आज मैंने किन छोटी छोटी बातों पर जरूरत से ज्यादा ऊर्जा खर्च की? और फिर सचेत रूप से उन्हें जाने दें। ये कोई आत्म आलोचना नहीं है, ये एक तरह की मानसिक सफाई है। आप दिन भर का भावनात्मक कचरा अपने साथ लेकर नहीं सोते। आप कल की शुरुआत एक साफ स्लेट के साथ करते हैं। बिल्कुल। ये आदतें हमारे स्वचालित पैटर्न को तोड़ती हैं और हमें शांति का चुनाव करने की शक्ति देती हैं। तो अगर इस पूरी चर्चा को समेटें तो सार यह है कि सफलता का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसा या बड़ा पद या एक परफेक्ट सोशल इमेज नहीं है। बिल्कुल नहीं। असली सफलता शायद रात को बिना किसी चिंता किए सो जाना है, खुलकर हंस पाना है और मन से हल्का महसूस करना है। अंतिम संदेश यही है, दुनिया हमेशा शोरगुल वाली रहेगी, ट्रैफिक जाम भी होंगे, लोग अपनी राय भी देंगे, उम्मीदों का बोझ भी हमेशा रहेगा। हाँ, लेकिन हमारे मन को उनके जैसा शोरगुल वाला होने की जरूरत नहीं है। किताब की सबसे खूबसूरत लाइनों में से एक है, खुद से पूछिए, क्या आज जो बात मुझे परेशान कर रही है वो 1 साल बाद भी मायने रखेगी? अंत में ये सब छोटी छोटी बातें ही हैं। और यहाँ एक विचार सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर हमारी जिंदगी का ज्यादातर तनाव छोटी छोटी बातों से ही आता है, तो क्या इसका मतलब ये भी है कि हमारी असली खुशी भी उन्हीं छोटी छोटी बातों में छिपी है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं? ये सोचने वाली बात है। शायद मन की शांति का रहस्य बड़ी चीजों को पाने में नहीं, बल्कि छोटी चीजों को सही मायने देने में है। उन छोटी चीजों को चुनना जो मायने रखती हैं और बाकी को जाने देना।